पहली बार जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो जो इंट्यूटिव फीलिंग मुझे आया वो ये कि ये तो अनसॉल्वेबल क्वेश्चन है। पर अनसॉल्वेबल तो ये हो नहीं सकता, अगर होता तो फिर ये इस किताब में नहीं होता। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और साधारणतः आप भी अगर इसे सॉल्व करेंगे इंडिपेंडेंटली तो इससे पहले इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए हैं इससे रिलेटेड तो आपके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आएगा कि ये सॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन ये सॉल्वेबल है। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो सॉल्वेबल है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस सवाल में कहा गया है कि ये कैपिटल एम, ये जो है ये कैपिटल एम मास का एक ऑब्जेक्ट है। ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट जो है बॉडी आपको दिख रहा है, ये ग्राउंड है। ये बड़ा वाला बॉडी इस ग्राउंड में स्लाइड कर सकता है, फ्रीली स्लाइड कर सकता है। यहाँ पर किसी भी तरह का फ्रिक्शन जो है वो है नहीं। और ये जो ब्लू कलर का आपको डिस्क जैसा बॉडी दिख रहा है इसका मास है स्मॉल लेटर m और इसे एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड किया गया, इनिशियल स्पीड मुझे कहना चाहिए, इनिशियल स्पीड v स्पीड इसे प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये छोटा m मास का बॉडी v स्पीड से आगे बढ़ेगा और ये जो स्मूथ इस तरह का कार्वेचर है इससे ये ऊपर की तरफ चढ़ते जाएगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते एक जगह पे जाके ये इस सरफेस से ब्रेक ऑफ कर जाएगा। इस सरफेस का यहाँ पर ये जो कार्वेचर आपको दिख रहा है, ये कार्वेचर के बारे में किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है कि ये सर्कुलर कार्वेचर है या फिर ये पैराबोलिक कार्वेचर है, कैसा इसका शेप है ये बिल्कुल बताया नहीं गया है। इसीलिए पहला ख्याल ये आता है कि अगर कार्वेचर ही हमें पता ना हो, अगर ये और ज़्यादा फ्लैट हो या और ज़्यादा स्लैंट हो तो फिर अलग अलग सिनेरियो में ब्रेक ऑफ पॉइंट अलग अलग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन सवाल में ब्रेक ऑफ पॉइंट यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ब्रेक ऑफ क्यों होगा उस पर भी हम लोग ऑफ कोर्स चर्चा करेंगे, वो तो करना ही होगा। तो ये इस तरह से ऊपर चढ़ेगा, एक जगह पे जाके ये सरफेस को छोड़ देगा, ब्रेक ऑफ होगा। सवाल में दरअसल पूछा गया है कि ब्रेक ऑफ होने के बाद, उसके बाद भी ये बॉडी तो मोशन में रहेगा, भले ये सरफेस को छोड़ दे लेकिन फ्रीली वो तो मोशन में रहेगा। उस अपने फ्री मोशन के कारण वो मैक्सिमम कितना हाइट को अटेन करेगा। तो यहाँ पर पहला सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि ब्रेक ऑफ होगा क्यों, ब्रेकिंग ऑफ जो है वो होगा क्यों। तो जैसे कि मैंने इससे पहले आपसे कहा कि यहाँ इन दो सरफेसेस के बीच किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है और इस छोटे से बॉडी और इस बड़े बॉडी का जो कांटेक्ट सरफेस है वहाँ पर भी किसी भी तरह का फ्रिक्शन जो है वो है नहीं। यहाँ पर फ्रिक्शन इज अज्यूम्ड टू बी एब्सेंट। ठीक है, पूछा गया है कि ये बॉडी अल्टीमेटली फाइनली कौन सा मैक्सिमम हाइट अटेन करके फिर वो गिर जाएगा, मतलब यहाँ से कितना ऊपर तक ये चढ़ेगा। तो पहला सवाल, जैसे कि हम बात कर रहे थे, पहला सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि ये बॉडी, ठीक है हमने v स्पीड दिया, ये बॉडी इस तरह से चढ़ा, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, उसी काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हुए ये बॉडी अपना पोटेंशियल को राइज करेगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घटते जाएगा, इसीलिए ऊपर चढ़ेगा। लेकिन ये इस सरफेस को छोड़ेगा क्यों, ब्रेक ऑफ क्यों होगा? यहाँ पर किसी एक जगह पे अगर ब्रेक ऑफ हो रहा है तो वो ब्रेक ऑफ होगा क्यों? लेट अस से कि ये बॉडी यहाँ पर पहुँचा और यहाँ इस जगह पे ये सरफेस को छोड़ रहा है, ब्रेक ऑफ हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि ये जो बड़ा बॉडी है और ये जो सरफेस है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये रखा हुआ है, इनके बीच तो फ्रिक्शन है नहीं। जैसे ही आप इसे पुश करते हैं, जैसे ही आप इसे वेलोसिटी देते हैं और ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो हमेशा इस बॉडी को इस डायरेक्शन में पुश करेगा। पुश करने के कारण ये बॉडी भी आगे की तरफ, इसे भी वेलोसिटी एक गेन होगा, इसके पास भी स्पीड आने लगेगा। जैसे ही आप इसे धकेलेंगे, ये जैसे ही कार्वेचर पे एंटर करता है और जैसे ये ऐसे एंटर करता है तो इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी का हमेशा इधर बनेगा, यानी इसका मतलब ये बनेगा कि इस बॉडी को ये वाला बॉडी पुश करेगा उस डायरेक्शन में।
जिसके कारण ये बॉडी भी उस डायरेक्शन में मूव करते जाएगा। ऐसा पुश करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि इस बॉडी का जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी कि ये बॉडी उस समय हॉरिजॉन्टली किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी इसके इस डायरेक्शन के वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा और ठीक उस समय ब्रेक ऑफ होगा। ये बॉडी भी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये बॉडी भले ही ऊपर चढ़ रहा है लेकिन इधर भी मूव कर रहा है। ऐसे करते करते एक समय दोनों का स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड बराबर हो जाएगा और ये इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। फिर इसे थोड़ा स्पीड इसका बढ़ जाएगा और ये आगे बढ़ने लगेगा और उस समय ये फ्री हो जाएगा और ये ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा। अगर यहाँ ब्रेक ऑफ होता है और ये बड़ा बॉडी आगे बढ़ जाता है तो इसका यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर लेट अस से कि उस जगह पे इसका जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन यहाँ, और आप ये पाएंगे कि जैसे ही ब्रेक ऑफ हो गया यहाँ पर अगर ये सरफेस को छोड़ देता है तो फिर ये इस इनिशियल वेलोसिटी से फिर आगे प्रोजेक्टाइल मोशन को शो करेगा। नेचुरली किसी भी बॉडी को आप ऐसे फेंक दे, फ्रीली फेंक दे, ग्रेविटी इसे ऐसे पुल करेगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसे ऊपर की तरफ चढ़ाएगा, चढ़ाने का टेंडेंसी रखेगा, हेंस कुछ दूर चढ़ाएगा, फिर ग्रेविटी उसे पुल करके नीचे गिरा देगा। प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अल्टीमेटली ये कितना हाइट अटेन करेगा, यही इस सवाल में पूछा गया है। तो अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले आपको लगाना होगा। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि कहाँ, जहाँ पर ब्रेक ऑफ होगा वहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको वेलोसिटी का इस बॉडी का अभी एट दैट इंस्टेंट जब इसका ब्रेक ऑफ हो रहा है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसके वेलोसिटी का ये वर्टिकल कंपोनेंट है। लेट अस से कि यहाँ पर इसका वेलोसिटी जो है इसे मैं v0 कर दूँ, ठीक लगता है। अगर मैं इसे v0 कर दूंगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, v0 कर दूं तो मुझे फिर ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं इसे v मान लूँगा। यहाँ पर इसका वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में, तो उस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v सब x और यहाँ पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट v सब y। तो फिर हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इस बड़ा वाला बॉडी, इस बड़े वाले बॉडी के पास भी अभी इस बड़े वाले बॉडी के पास भी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी vx के ही बराबर है, ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तब हम ये कह सकते हैं कि इस बॉडी के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है और वही काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी के पोटेंशियल के राइज में रिस्पॉन्सिबल हुआ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज किया। यहाँ इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है और साथ ही साथ इस बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ बड़ा एम मास के बॉडी में, उसके लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर मैं अल्टीमेटली ये इक्वेशन यहाँ पर बना सकता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला इक्वेशन मैं ये बना सकता हूँ कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर्ड, यही कन्वर्ट हुआ, अभी यहाँ पर इस पॉइंट में देखें तो वही एनर्जी कन्वर्ट हुआ यहाँ पर कैसे, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है विच इज़ हाफ एम, इसका काइनेटिक एनर्जी v है। वेल इसका जो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ दैट इज सेम एज अगर मैं इसे दो कंपोनेंट के अलॉन्ग जो काइनेटिक एनर्जी बन रहा उसे मैं स्प्लिट कर दूँ, यानी इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ एम इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी प्लस इसके वर्टिकल डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर्ड प्लस vy स्क्वायर्ड। आप ऐसे भी देख सकते हैं अगर इसे दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने के बाद इस नज़रिए से देखें
कि दिस v इसका स्क्वायर यानी इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ये वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम लोग नए नए चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि इसका वास्तविक जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका जो वास्तविक काइनेटिक एनर्जी है इस बॉडी का, दैट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके कारण बना काइनेटिक एनर्जी प्लस इसके वर्टिकल कंपोनेंट के कारण बना काइनेटिक एनर्जी। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं। तो स्प्लिट करके ही लिखे तो मुझे लगता है थोड़ा फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि यहाँ भी वी एक्स अपीयर कर रहा है। लेट्स सी, और हमें वी वाई चाहिए यहाँ पर वर्टिकल हाइट गेन कितना होगा उसे पता करने के लिए, क्योंकि इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा। हमें मैक्सिमम हाइट अगर पता करना है तो हमारे लिए वी वाई जो है ये इम्पॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने की शायद ज़रूरत पड़े ना पड़े, वो तो चलिए देख लेंगे हम लोग आगे। तो फिर यहाँ ये बन गया हाफ इंटू एम इंटू वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम वी वाई का स्क्वायर प्लस इस बॉडी को भी तो काइनेटिक एनर्जी मिला वी एक्स स्पीड, सो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर्ड और प्लस इस बॉडी में एक पोटेंशियल गेन हुआ, इस बॉडी में एक पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ। लेट अस से ये h हाइट ऊपर है, लेट अस से कि ये जो हाइट गेन कर रहा है, यहाँ से मैं ड्रॉ कर लूँ। अच्छा चलिए मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर जो हाइट गेन हुआ किसका, इस बॉडी का जो हाइट गेन हुआ, यहाँ पर ये वाला जो हाइट है जहाँ पर ब्रेक ऑफ हो रहा है, अच्छा इनिशियल पॉइंट से, आई एम सॉरी यहाँ से इनिशियल पॉइंट से जहाँ पर ब्रेक ऑफ हो रहा है, दैट हाइट इज़ h, लेट अस से दैट हाइट इज़ h। तो यहाँ पर हम कहेंगे mgh पोटेंशियल एनर्जी में, m मास का बॉडी, h हाइट ऊपर गया तो mgh इतना पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ। अभी यहाँ से Vx और Vy हमें चाहिए क्या, हमें मैक्सिमम हाइट पता करने के लिए हमें Vy चाहिए होगा। फाइन, तो यहाँ पर Vx अपीयर कर रहा है। ओके, यानी दो वेरिएबल और एक ही इक्वेशन है, अनसॉल्वेबल है। इससे सॉल्व करने के लिए हमें एक और तरह का नियम यहाँ पर अप्लाई करना होगा, जहाँ पर Vx कम से कम Vx या Vy दोनों अपीयर करें। यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे। तो हम क्या कहेंगे कि इनिशियल मोमेंटम इज दिस एम वी नॉट एंड फाइनल मोमेंटम अगर आप देखें हॉराइजेंटल डायरेक्शन में, अगर हम कैलकुलेट करें सारे, तो हॉराइजेंटल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम इज एम वी नॉट एंड फाइनल मोमेंटम इज एम वी एक्स प्लस कैपिटल एम वी एक्स, क्योंकि इसे भी इस डायरेक्शन में वी एक्स वेलोसिटी है इसके पास और कैपिटल एम वाले मास में भी वी एक्स वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर चीज़ों को देखा जाए, वर्टिकल डायरेक्शन में कैलकुलेट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ग्राउंड है यहाँ पर, ये जो वी वाई इस डायरेक्शन में है इसे ये उसी के कारण नीचे की तरफ पुश कर रहा है, जो कि ग्राउंड उसे ऑब्जॉर्व कर ले रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फिर इस पर लगा रहा है। सो दैट हम लोग कंसिडर इसे कर ही नहीं सकते हैं। ये मैटर नहीं करता है वी वाई। फिलहाल वी एक्स के लिए अगर वैल्यू पता करके हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो फिर वन इक्वेशन, वन वेरिएबल हमारे पास रह जाएगा, जिसके कारण हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा आगे। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एच भी अननोन है, चलिए देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाँ यहाँ पर हम कहेंगे कि इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एम वी नॉट, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एम प्लस एम, दोनों को वी एक्स मोमेंटम मिला अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हम वी एक्स के लिए हम फॉर्मूला या फिर एक्सप्रेशन बना सकते हैं कुछ इस तरह का। ओके, सो इसी को हम वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इसी को हम लोग वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। फिलहाल इसे मैं इस पेज में भेज देता हूँ। इसे हम आगे यूज़ करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर Vx के लिए
हमें चाहिए वी वाई, तो वी वाई के लिए हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं इक्वेशन। उसके लिए मैं सबसे पहले तो इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हाफ सब चला गया। और अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो स्मॉल लेटर m को भी कैंसिल कर सकता हूँ, यानी कि स्मॉल लेटर m से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर स्मॉल लेटर m अपीयर कर जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। और हमें फ़िलहाल तो चाहिए वी वाई, सो हम कहेंगे वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर्ड माइनस वी एक्स स्क्वायर्ड, और फिर यहाँ से माइनस कैपिटल M बाय स्मॉल m वी एक्स स्क्वायर्ड। सो मैं इसे माइनस वी एक्स स्क्वायर्ड अगर कॉमन ले लेता हूँ तो फिर हम यहाँ पर 1 माइनस कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m ऐसा लिख सकते हैं। और ये 2gh माइनस 2gh। अब Vx के लिए तो हमने कुछ कैलकुलेशन किया था। Vx इज दिस थिंग, उस वैल्यू को हम चाहे पुट कर दे वहाँ पर, एम वी नॉट डिवाइडेड बाई एम प्लस एम वी नॉट, दैट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस एम वी नॉट, चूँकि स्क्वायर कर रहे हैं, और m प्लस कैपिटल M इसका भी स्क्वायर। देखिए हमने स्क्वायर कर दिया, जो भी वैल्यू था हमने पता किया था Vx का, उस वैल्यू को हमने वहाँ पर स्क्वायर कर दिया। और इसे अगर मैं इवैल्यूएट करता हूँ इस चीज़ को, तो यहाँ m और यहाँ m प्लस कैपिटल M, यानी कि आप देखें ये जो है एक कैंसिल कर देगा और ये एक को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पर माइनस 2gh। तो इसे एक बार फ्रेश लिख लूँ मैं, वी वाई का स्क्वायर, अच्छा नीचे ही लिख देता हूँ। सो वी वाई इज इक्वल टू, चलिए स्क्वायर को ही लिखता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ भी वी नॉट है ना, ठीक है, ओके फाइन। सो वी नॉट का स्क्वायर 1 माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M, ओके ठीक है, माइनस 2gh। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये वी वाई का स्क्वायर, ये वी वाई हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट कितना ये अटेन करेगा उसके लिए। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक अननोन वेरिएबल h अपीयर कर रहा है, मतलब किस हाइट में जाके इसका ब्रेक ऑफ होगा। ये h हम लोग वैसे सिंपली पता नहीं कर सकते हैं, रीज़न बीइंग कि ये कार्वेचर पे डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स फ्लैट कार्वेचर होगा तो फिर ब्रेक ऑफ में लेट लगेगा। सो यहाँ पर हाँ, अब आपको ये देखना है कि इसके बाद ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा, यहाँ पर इस जगह पे इस बॉडी के पास एक वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जिसके कारण कि यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा। ये जो हाइट अटेन करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, लेट अस से दैट हाइट इज h डैश, मतलब टोटल हाइट कितना गेन करेगा ये, यहाँ से लेके यहाँ तक h, और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में ये h डैश हाइट अटेन करेगा, मतलब h प्लस h डैश, ये मैक्सिमम हाइट इसने अटेन किया। तो यहाँ पर ये हाइट जो है डिपेंड करता है इस पे, इसके वर्टिकल कंपोनेंट पे, इनिशियल वेलोसिटी के। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि एक्सीलरेशन यहाँ पर g नीचे की तरफ है, हम यहाँ से ये फार्मूला लगा सकते हैं h डैश इज इक्वल टू, हम ऐसे कह सकते हैं, हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी लगा सकते हैं, वैसे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, कि हाफ m v y स्क्वायर्ड इज इक्वल टू mg h डैश,
एम जी एच डैश, ऐसे भी लगा सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं इसे इनिशियल वेलोसिटी मान ले, इनिशियल पॉइंट में वेलोसिटी, एंड यहाँ पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, सो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज प्लस माइनस आप देख लीजिएगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव मानते हुए। सो काइनेमेटिक्स का भी क्वेश्चन हम यहाँ पर लगा सकते हैं, और आप ये सब जानते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन आपने किया है। हम यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं ये लगाता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, वी वाई स्क्वेर्ड इज इक्वल टू 2gh डैश, वी वाई स्क्वेर्ड इज इक्वल टू 2gh डैश। तो इसी को मैं 2gh डैश कर दूँ, क्योंकि हमें अल्टीमेटली h प्लस h डैश चाहिए होगा। सो जैसे ही मैं ये करता हूँ तो मुझे ये मिलता है, एक लाइन बढ़ाना क्यों है, इसी को इधर ले आते हैं, इसी चीज़ को इधर, दिस इज़ वी वाई स्क्वेर्ड दिस थिंग, और इसी को इधर ले आते हैं तो 2gh हो गया। हमें अल्टीमेटली h प्लस h डैश चाहिए, h हाइट यहाँ तक, फिर उसके आगे h डैश हाइट, तो h प्लस h डैश हमें चाहिए, ये हमें मिल गया, और ये v0 का स्क्वायर है। और अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, सो m प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m, तो ये बन जाता कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ओके, सो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हाइट हमें चाहिए विच इज़ दिस वन, यही हमसे सवाल में पूछा गया है, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ 2g कॉमन ले ले, 2g को उधर भेज दे, तो v0 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ g इंटू m डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सो ये हाइट ये बॉडी अटेन करेगा मैक्सिमम हाइट। ओके, और साथ ही साथ इस बॉडी के पास एक वेलोसिटी रह जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन इज एब्सेंट। इस वेलोसिटी से ये आगे बढ़ते जाएगा, बड़ा वाला बॉडी, और छोटा वाला बॉडी जो है प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा। अगर आपसे पूछा जाता कि जो मैक्सिमम हाइट है वहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी होगा कितना, तो ऑब्वियसली वो वेलोसिटी जो है वो vx होगा। अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो vx के कैलकुलेशन में हमें ये मिलता है, तो हम कहेंगे उसके पास हॉराइजेंटल जो वेलोसिटी होगा एट द टॉप पॉइंट, वो हॉराइजेंटल वेलोसिटी जो है वो ये होगा। आप यहाँ पर देख लें, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो अगर हॉराइजेंटल डायरेक्शन में किसी भी तरह का फोर्स न रहे या किसी भी तरह का पार्टिकल को एक्सेलरेशन न मिले, तो फिर वो वेलोसिटी जो है वो कंपोनेंट, हॉराइजेंटल कंपोनेंट इंटैक्ट रहता है। तो यहाँ पर vx वेलोसिटी विच इज़ दिस वन, वही वेलोसिटी यहाँ पर भी रह जाएगा, और तो फिर हम कहेंगे कि इतना वेलोसिटी जो है एट द टॉप पॉइंट हॉरिजॉन्टली इस बॉडी के पास था, और हाइट ये इतना अटेन करेगा, मैक्सिमम हाइट आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ। प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगा।